Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our class is risk assessment. Risk assessment is the most important topic in safety in a workplace. You will have to implement and make a risk assessment document. So risk assessment is the second important after management of health and safety. The first chapter of the NEBOSH and the second unit, which is risk assessment report. What is risk assessment? First of all, for risk assessment, we have to understand the hazard and risk. So, a hazard is something that has the potential to cause harm. Hazard वो चीज़ है या वो खतरनाक चीज़ है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है. And the risk is the probability that a hazard will cause harm. अच्छा, ये अंदेशा है कि इस hazard से किसी को नुकसान और कितना नुकसान होगा. इस अंदेशे को क्या कहेंगे? Risk. For example, a shark in the ocean is a hazard. समंदर में तैर रहा है एक शार्क और यहाँ पे ये लड़का खड़ा है. ये शार्क से बहुत ज़्यादा दूर है. इस और शार्क के दरमियान बहुत फासला है. ये इसका एक्सपोजर अभी शार्क के साथ हैजर्ड के साथ नहीं है. तो यहाँ पे शार्क हैजर्ड है और इसको रिस्क शार्क से जख्मी होने का या शार्क से नुकसान पहुँचने का खतरा जीरो है क्योंकि शार्क और इसके दरमियान एक्सपोजर कम है. A shark in the ocean is a hazard. समंदर में शार्क एक हैजर्ड है. लेकिन यहाँ पे स्विमिंग विद ये लड़का तैर रहा है शार्क के साथ. समंदर में तैर रहा है स्विमिंग विद अ शार्क इज अ रिस्क. अब ये इस लड़के को पता नहीं है शायद यहाँ पे शार्क है या नहीं, लेकिन ये स्विमिंग कर रहा है सी शोर पे, समंदर के साहिल पे ये कर रहा है स्विमिंग. तो इसको पता नहीं कि यहाँ पे शार्क है, लेकिन सडनली एक शार्क अपीयर हो गया. तो ये क्या हो गया? रिस्क. तो स्विमिंग विद अ शार्क इज अ रिस्क. अब ये शार्क अपीयर हो गया अचानक. इस लड़के को पता लग गया कि अब मेरी बात खैर नहीं है, ये शार्क मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि अब पता है शार्क इज अ डेंजरस फिश. शार्क इज अ डेंजरस फिश. इफ यू कम विद exposed to a shark, if you exposed to a shark, what it means, you will cause a severe disability or damage or death, even death. So, the shark is a hazard in the ocean. But when you are exposed to the shark in the ocean, it is the risk. Understand? Okay. Now come to the what are the hazard and risk. Risk और hazard कौन-कौन से है? Something with the potential to cause harm is called risk, hazard. अच्छा, hazard कौन-कौन से टाइप है? फिजिकल hazard है, केमिकल hazard है, बायोलॉजिकल hazard है, ergonomics है और साइकोलॉजिकल hazard है. अच्छा, रिस्क में कौन-कौन से है? रिस्क लाइवलीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद द सेवरिटी ऑफ द फोरसीबल हार्म. फोरसीबल हार्म इन फ्यूचर. आपके साथ एक हादसा होने वाला है इन फ्यूचर. आपको उस हैजर्ड से नुकसान पहुंचने वाला है फ्यूचर में. अभी हुआ नहीं है लेकिन आपको होने वाला है इन फ्यूचर में आपको इससे नुकसान पहुंचने वाला है हैजर्ड से. फोरसीबल मींस इन फ्यूचर हार्म. करंटली अगर एक्सीडेंट हो चुका है और किसी को नुकसान मिल चुका है तो वो उसके जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसको हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहेंगे. अगर एक्सीडेंट से पहले हम मॉनिटरिंग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? एक्टिव मॉनिटरिंग. तो एक्टिव मॉनिटरिंग में आप सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट बनाते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट. वी विल डिस्कस नाउ द हैजर्ड कैटेगरीज. द फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल हैजर्ड लाइक इलेक्ट्रिसिटी, नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन, मशीनरी. These are the physical hazards. Physical hazards which cause harm to the workers in the workplace. Like electricity, it will cause you harm and damage. It can cause you harm and damage. Noise, vibration, radiation, machinery. All of the things, all of the hazards can provide harm to you. It has the potential to cause you harm. These things. Okay, G. Noise. Yes. Noise is when there is a machinery, there is a part in machinery, and which is producing extra noise, very high noise, and the noise is recurrent noise. It means that वो मुसलसल आपको आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ ऐसी है कि वो बहुत बारीक है और आपके कानों में मुसलसल आपको आवाज़ आ रही है. तो वो डिस्टर्बिंग नॉइज़ है. मतलब इससे आपको हेयरिंग लॉस हो सकती है, इससे आपको मुख्तलिफ किस्म के डैमेज मिल सकते हैं. इल हेल्थ, इसे इल हेल्थ कहते हैं. मतलब आपको बीमार हो सकते हैं, आपकी हेयरिंग लॉस हो सकती है. तो ये एक हैजर्ड हो गया. नॉइज इज अ पोटेंशियल हैजर्ड. व्हेन इन रेंज इट इज नॉट हैजर्ड, बट इफ इट इज कंटिन्यूस
and it is called hazard. वैसे शोर जो है ना वो वैसे भी हैजर्ड है। यहाँ पे अगर शोर करेंगे सारे, मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, आप शोर कर रहे हैं, इट्स ए हैजर्ड। ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, आपको भी, आपको जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इट्स अ हैजर्ड। In workplace, noise is a potential hazard because of the heavy sounds, noises of machinery. You will be disturbed. So it's a potential hazard. Okay, vibration. You know, when you are operating machinery, there will be vibrations. So vibration is a potential hazard. We had discussed it in the element 1, in the policy and the hazards. All these we have discussed in the element 1 element 1 of the NIBOSH. So we can repeat it again. Okay, it will be repeated after the element 4. When the element 4 is completed, we will go to the element 1 and then you will continue it. Okay, now come, what is the chemical? वो हैजर्ड है जो आप एक किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे तेजाब बन रहा है, मतलब एसिड बन रहा है, ठीक है, तो एसिड इज अ केमिकल, एंड द केमिकल, देयर इज अ केमिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड में कौन कौन से हैजर्ड आ रहे हैं? मर्करी है, सॉल्वेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और एग्जांपल, ये चंद आपको एग्जांपल दिए हैं निबोश ने कि ये केमिकल हैजर्ड्स है। ये इससे मुख्तलिफ है, देखें, ये केमिकल हैजर्ड्स है। जो केमिकल्स बनते हैं फैक्ट्रीज में, उनसे आपको खतरा हो सकता है, किस चीज का? नुकसान का। मतलब अगर तेजाब किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? नुकसान होगा ना, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, अगर आपकी आंखों में कोई सॉल्वेंट चला गया, आपके हलक में कोई सॉल्वेंट चला गया, क्या करेंगे? लॉस ऑफ ब्रेथ फैटालिटी है ना, लॉस ऑफ साइट, ये भी हैजर्ड है ना, रिस्क है। सो मर्करी, सॉल्वेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिड एंड अदर, these are called chemical hazards. There are types of hazards, categories. So biological, e.g. COVID-19 virus, hepatitis, every virus, bacteria, fungi, everything, these are called biological hazard, which will cause you infection or diseases. Ill health, it causes in the, it's called the ill health category. This, the course is occupational safety and health. So in health section, this falls under the health section. COVID-19 virus was a hazard, and what was its impact? The impact was, there were about how many million people suffered from coronavirus? 10 million or above? More than 10 million. More than 10 million people were infected from that virus, COVID-19. So it was a potential hazard. Now come to the point, hepatitis. Hepatitis, you know, nowadays there are many people suffering from hepatitis B or C or A. So it's a potential hazard, and it falls under the category of biological hazard. Which category? Biological hazard. Okay. Now come to the ergonomics. Ergonomics means that the study of workers in the workplace. The study of workers in the workplace is called ergonomics. So if there are workers working in a workplace, so there are other types of ergonomic hazard. As ergonomic hazard are manual handling. People are workers when they lift load by their hands and shift to other places. It's called, there are ergonomic hazard. They are ergonomic hazard. So there is not a safe system for this. And repetitive task, that task which a machine can do very easily. For example, a crane can lift load of 50 ton, 40 ton, 30 ton very easily, but it's not possible for workers that they will lift 10 ton, 20 ton, 30 ton of load or object or material. They can. आप लोग 10 टन या 1 टन वजन उठा सकते हैं? आपके लिए पॉसिबल है, ह्यूमंस के लिए है कि वो मैनुअल हैंडल कर ले। मैनुअल हैंडल ये है, हैंडलिंग इसे कहते हैं कि आप मैनुअली अपने हाथ से वजन उठाए। तो आप अपने हाथ से कितना वजन उठा सकते हैं? 100 केजी, 70 केजी, 60 केजी, 50 केजी, 20 केजी, 30 केजी, यहाँ तक उठा सकते हैं ना। अगर एक बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है तो वो 100 केजी तक उठा लेगा। लेकिन अगर नॉर्मल पीपल, दे कैन लिफ्ट 10 to 50 kg of weight, but a crane can lift up to 50, 60, 70 ton of weight. So it's not possible for humans to lift such a load. They can? No, they can. Okay. So these are ergonomics hazard, repetitive task
A machine can do repetitive tasks very easily, but humans can do repetitive tasks. Now, psychological is the stress, anxiety, depression. You know, एक बंदे को स्ट्रेस हो जाता है, मतलब उसको एंजाइटी हो जाती है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल हैजर्ड। अच्छा, ये वायलेंस की तरह, अगर एक साइड पे एम्प्लॉयर बहुत सख्त है, वो वायलेंस कर रहा है, या वहां पे सुपरवाइजर है, या मतलब एक जेल है, अगर जेल है तो उस जेल में वो जेलर जो है वो बहुत बड़ा सख्त आदमी है, जेलर, और वो तशद्दुद कर रहा है जेल कैदियों के साथ, तो वो क्या उसको उन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? उनको स्ट्रेस हो सकती है, उनको एंजाइटी, उनको डिप्रेशन। तो एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस ये बहुत सीरियस है। आप लोगों को ये हम लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। अगर किसी को स्ट्रेस हो जाए, एंजाइटी और डिप्रेशन, तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो उसकी वजह से मौत के करीब आ जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो ये दीज आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, वायलेंस। दीज आर वायलेंस, दिस इज कॉल्ड वायलेंस। वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो एम्प्लॉयर जहाँ पे भी होगा तो वो वर्कर को वायलेंस से बचाएगा, स्ट्रेस से बचाएगा, एंजाइटी से बचाएगा, डिप्रेशन से बचाएगा। उनके लिए मेडिकल चेकअप होगी, उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट फैसिलिटीज एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉयर। नाउ कम टू द पॉइंट, इंसिडेंट टाइप्स। नाउ मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट जो है वो फादर है, और इस फादर के 2 सन है, 2 बेटे हैं। एक बेटे को हमने कहा कि वो एक्सीडेंट है, ठीक है। दूसरा जो बेटा है उसको नियर मिस कहा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ हैजर्ड, इसका फोल्डिंग पे ब्रेक्स पड़े हैं ऊपर, इसका फोल्डिंग, ये इसका फोल्डिंग है, इसका फोल्डिंग के ऊपर ईंट पड़े हैं, ईंट, ब्रेक्स। अच्छा, ये वर्कर यहां से जा रहा है, तो दिस इज अ कंडीशन, दिस इज कॉल्ड, व्हाट विल कॉल, वी विल कॉल दिस अनसेफ condition, because the environment is not safe, because the scaffolding, there is no for example no barricade or no protection, edge protection for the bricks। यहाँ पे ईंट पड़े हैं ना, वो किसी भी वक्त किसी पर भी गिर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? अनसेफ कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे एक वर्कर जा रहे हैं, लेकिन इसको पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? अनसेफ एक्ट कर रहा है, अनसेफ एक्ट। इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लिखा, किसी ने साइन बोर्ड नहीं लगाया कि यहाँ पे हैजर्ड है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, लेकिन ये जा रहा है यहाँ पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर, आपने यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगाया कि ये हैजर्ड है। तो अगर ये वर्कर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इसको पता नहीं है, ये आम जनरल वर्कर है, तो इस हैजर्ड से इसको नुकसान पहुंच सकता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजरी टू द वर्कर। अच्छा, ये ईंटें गिरती है और ये यहाँ पे सेफ गिरती है, मतलब यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता, वर्कर भी बच जाता है, और ईंटें तो वैसे भी खराब नहीं होती, ईंटों को नुकसान नहीं पहुंचता। ईंट अगर ऊपर से नीचे जमीन पर गिरती है तो ईंट तो खराब नहीं होती ना, तो ये ईंटें भी बचती है, ये वर्कर भी बच जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नियर मिस। नाउ दिस सिचुएशन वी कॉल इट नियर मिस। अच्छा, द अदर सिचुएशन इज कॉल्ड व्हेन द ब्रिक्स आर हिट, द ब्रिक्स हैज फॉलन, ईंटें गिर गई, किस पर? ये इस पे यहाँ वर्कर का सर जख्मी हो गया, इंजरी हो गई, एक ईंट इसके सर पर आके गिरी, तो ये क्या? सर इसका जख्मी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे आप? एक्सीडेंट। सिंपल है ना? कोई आपको समझ आ रही है? क्लियरिटी है आपको? बहुत क्लियर है यार। यहाँ पे अनसेफ कंडीशन है, यहाँ से ब्रिक्स गिर रही हैं, वहां पे वर्कर जा रहे हैं, इसको एक ईंट गिर गई लेकिन ये बच गया, तो इसको हम नियर मिस कहेंगे। यहाँ पे एक ईंट गिर गई और इसका सर लग गया, ये जख्मी हो गया, तो इसमें हम क्या कहेंगे? एक्सीडेंट। सो व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? नाउ अ सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजर्ड in a workplace and evaluating risk, hazard and risk is called risk assessment। अच्छा, अगर एक साइड पे आप पोटेंशियल हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और हैजर्ड और रिस्क को एवोल्यूट करते हैं, उसकी तशखीस करते हैं, उसके बाद उन हैजर्ड्स के लिए कंट्रोल मेजर्स वजह करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? रिस्क असेसमेंट। So risk assessment is the process of finding or identifying potential hazards and its control measures in the workplace. It's called risk assessment. Acha, definition is so difficult. So I told you the simple definition. The process of finding hazard
and risk in a workplace and their control, implementing their control measures is called risk assessment. सिंपल है बहुत, ये आप ये जो लिखा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अच्छा, risk profiling. Now there is a profile of risk. I told you that one is called high risk, low risk, and medium risk. So these are called risk profiling. Risk profiling is a risk profile examine the nature and the level of the threats faced by the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से हैजर्ड्स मौजूद है जिससे नुकसान पहुंचने का बहुत ज्यादा खतरा है और खतरा कितना हद तक है, अंदेशा कितना, मतलब सिवियरिटी कितनी है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है. तो इसको क्या कहेंगे? रिस्क प्रोफाइलिंग. सो दीज आर रिस्क प्रोफाइलिंग. वी विल कम हियर. द रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस and define the risk that threaten the organization. रिस्क प्रोफाइलिंग में हम क्या करते हैं? वो हैजर्ड तलाश करते हैं, फाइंड करते हैं जो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को खतरा है, वर्कर्स को खतरा है. ठीक है. अच्छा, आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी इंपैक्ट्स एंड द बिजनेस इंपैक्ट्स एसोसिएटेड विद ईच थ्रेट. अच्छा, इससे बिजनेस को कितना नुकसान पहुंच सकता है और इससे इस हैजर्ड से ऑर्गेनाइजेशन कितना लॉस कर सकता है. तो ये जानने के लिए हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं. ये मालूम करना कि किस तरह हर एक जो थ्रेट है उसको कंट्रोल मेजर प्रोवाइड करेंगे. चांसेस कितने हैं कि यहाँ पे नुकसान हो जाए, इस चांसेस को समझने के लिए हम कितना चांसेस है, कितना लाइक्लीहुड है कि ये होगा, इससे आपको नुकसान मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को या वर्कर को. तो इसको क्या कहेंगे? रिस्क प्रोफाइलिंग. थ्रेट को प्रायोरिटाइज करना, मतलब उसकी दर्जाबंदी करना कि एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, ये लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है. ठीक हो गया, इसको रिस्क प्रोफाइलिंग. अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट. पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट हम कंडक्ट करते हैं, इसका पर्पस क्या है? बिकॉज टू प्रिवेंट पर्सनल इंजरी और लॉस और डेथ. रिस्क असेसमेंट किस लिए कंडक्ट करते हैं? इसलिए कि ताकि वर्क प्लेस पे नुकसान से बचने के लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. तो रिस्क नुकसान में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इंजरी, डेथ, लॉस, प्रॉपर्टी डैमेज. दीज आर कॉल्ड लॉस. लॉस में मतलब आपको फाइनेंशियल लॉस है, इसमें आपको हमने पढ़ा है ना, मॉरल, लीगल, फाइनेंशियल, इसमें वो भी आते हैं, इसमें डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, इसमें सब कुछ आ जाता है. तो लॉस एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है. ओके. तो नुकसान से बचने के लिए हम क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, बनाएंगे. ओके. अच्छा, ब्रीचेज ऑफ स्टेट. अच्छा, ये जो किसी कंट्री के जितने कवानीन होते हैं, आइन की तयन करने के लिए हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं. द कॉस्ट ऑफ लॉस. अच्छा, नुकसान का जो जितना नुकसान हुआ है उसको मतलब उसकी कितनी कीमत है, जितना नुकसान हुआ है उसकी कीमत. ठीक है. तो वो उसका तखमीना लगाने के लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि नुकसान कितना हो सकता है, मिल सकता है, और कितना मतलब इसमें हमारा लॉस होगा. ओके. इसमें फाइनेंशियल लॉस भी आता है, फिजिकल भी आता है, सारा कुछ इसमें आता है. केमिकल भी आ सकता है, फिजिकल, सारा कुछ इसमें आपको लॉस आ सकता है. अच्छा, सूटेबल एंड सफिशिएंट असेसमेंट. अच्छा, ये टाइप ऑफ असेसमेंट है कि एक असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है, तो वो सफिशिएंट कितना हो सकता है और सूटेबल कितना हो सकता है. अच्छा, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क. कौन कौन से रिस्क जो है वो हमारे लिए अहम है और कौन से नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल रिस्क मतलब रिस्क रेट जो रेशो है ना, मतलब रिस्क रेट जो रिस्क है वो हाई रिस्क या लो रिस्क है. तो लो रिस्क जो है वो हमारे लिए गैर अहम है, जो हाई रिस्क है और मीडियम रिस्क है वो हमारे लिए अहम है, इंपॉर्टेंट है. अच्छा, प्रायोरिटाइज कंट्रोल मेजर. अच्छा, जो रिस्क मतलब आप एक साइड पे काम कर रहे हैं, तो जो रिस्क जिससे खतरा कम हो तो आप पहले उनके लिए कंट्रोल मेजर वजह करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, या पहले उनके लिए जो हाई रिस्क है या लो मीडियम रिस्क है. मीडियम और हाई के लिए पहले आप कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करेंगे, और जो लो रिस्क है ठीक है उसके लिए आप बाद में कर लेना. लेकिन जो 24 आवर्स है, जो हाई रिस्क है, उसके उनके लिए आप 24 आवर्स में कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, प्रिकॉशन. और जो मीडियम रिस्क है उनको आप लो रिस्क पे किस तरह लाएंगे? एक विद इन 1 वीक आप उसको लो रिस्क पे ले आएंगे. लेकिन जो हाई रिस्क है उसको आपने 24 घंटे में या एलिमिनेट करना है या सब्स्टिट्यूट. अच्छा, हाँ, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल. तो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल मेजर्स लेंगे. तो कंट्रोल मेजर्स हम 24 हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए हम 24 आवर्स में इंप्लीमेंट करेंगे कंट्रोल मेजर.
अच्छा, जो मीडियम रिस्क है उनके लिए हम कितना अरसा होगा? तकरीबन 1 वीक, 3 to 7 days। अच्छा, जो लो रिस्क है उनके लिए आप बस मतलब उनके उनके लिए आप बस निग्लेजिबल है, क्योंकि अगर उससे किसी को नुकसान का अंदेशा कम है बहुत ज्यादा, तो वो निग्लेजिबल है, मतलब आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, समझ आ रही है आपको? बहुत आसान है, इजी।